एचडी सच्ची कहानियों पर आप सभी का स्वागत है। मैं बकरा ईद वाले दिन अपनी बहन के घर गोश्त लेकर गया तो सामने का मंजर देखकर मेरा दिमाग चकराकर रह गया। मेरी बहन की सास और ननद उसे डंडे से मार रही थी और मेरी बहन चुप करके मार खा रही थी। उसके कपड़े जगह जगह से फटे थे और वह रो रही थी। मेरी बहन की सास ने धक्का देकर मेरी बहन को घर से बाहर निकाल दिया और मुझे कहा कि ले जाओ अपनी बदकिरदार बहन को यहाँ से। उसका हमारे साथ कोई रिश्ता नहीं है, पूरे खानदान में उसने हमारी नाक कटवा दी है। बहन के आंसू देखकर मैंने उसे सीने से लगा लिया और चुप करके उसे अपने घर ले आया था। एक दिन मेरी बीवी अपनी माँ के घर गई थी। मैं कमरे में था और मेरी विधवा बहन आंगन में सो रही थी। अचानक से बारिश शुरू हो गई। मैंने उठकर अपनी बहन की चारपाई अपने कमरे में रखवा दी। मेरी बहन मेरे कमरे में सो गई, मगर कुछ देर के बाद मुझे अपनी बहन की चारपाई हिलती हुई महसूस हुई। ऐसे लगा कि कोई आदमी उसकी चारपाई पर है। मैंने उठकर जैसे ही कमरे की लाइट ऑन की, सामने बहन को देखकर मेरा दिल फट गया, क्योंकि उसकी चारपाई पर तो एक। अब सुनिए पूरी कहानी। मेरा नाम आसिफ है, मुरादाबाद का रहने वाला हूँ। माँ बाप की मौत के बाद मेरी एक बहन थी जिसकी मैंने शादी करके उसे अपने घर विदा कर दिया था। मैंने खुद भी शादी कर ली थी। मेरे खुद के 3 बच्चे थे, मगर मेरे घर में सिर्फ़ और सिर्फ मेरी बीवी की ही चलती थी। हमेशा से ही एक कमज़ोर आदमी रहा हूँ। मेरी बीवी के आगे कभी मेरी एक ना चली थी। कभी कभी तो अपनी बीवी की वजह से मेरा दम घुटने लगता। मैं उसके साथ बिल्कुल भी खुश नहीं था। वह हर बात पर जिद करती थी, मेरी एक बात भी नहीं मानती थी। उसकी बात ना मानो तो वह झगड़े पर उतर आती थी, यहाँ तक कि वह घर छोड़कर चली जाती थी। मेरे बच्चे माँ की याद में रो रो कर आधा हो जाते। इसलिए मैं अब मजबूर हो गया था और मजबूरी की जंजीर मेरे पैरों में बंधी हुई थी। इसलिए मैं अपनी बीवी की गुलामी करने पर मजबूर हो गया। मैं अपनी शादी के पहले ही अपनी छोटी बहन की शादी एक अच्छे घराने में कर दी थी और वह अपने घर में बहुत खुश थी। अक्सर अपने पति के साथ हमारे घर आती जाती रहती थी। वे दोनों बहुत खुश थे। बस उनमें एक कमी थी कि उनकी औलाद नहीं थी। मैं हर वक्त यही दुआ करता था कि अल्लाह ताला मेरी बहन को भी औलाद से नवाज दे। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। मीठी ईद से 2 दिन पहले मेरे बहनोई का एक्सीडेंट हो गया था। उनके मौके पर ही मौत हो गई थी। फिर मेरी छोटी बहन विधवा हो गई थी, इसलिए ये गम किसी कयामत से कम नहीं था। शौहर की वफ़ात के बाद अपने ससुराल में ही इद्दत में बैठी हुई थी। पता नहीं मेरी बीवी को क्या हुआ था। अब वो मुझे अपनी बहन के घर भी नहीं जाने देती थी, न खुद जाती थी। लेकिन मैं हर दूसरे दिन छुपकर अपनी बहन से मिलने ज़रूर जाता था। मेरी बीवी को डर था, अगर मेरी बहन को उसके ससुराल वालों ने निकाल दिया तो वो हमारे घर आ जाएगी। इसलिए उसने मुझे साफ साफ कह दिया था कि तुम अपनी बहन के घर पर थोड़ा आना जाना कम कर दो, उसे अपने हाल पर छोड़ दो। ये ना हो कि तुम्हारी बहन तुम्हारे गले पड़ जाए। हमारे बच्चे जवान हो रहे हैं, तुम बस अपने बच्चों की फ़िक्र करो। बीवी की बात सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ था। मैं कैसे अपनी बहन को अकेला छोड़ सकता था। मेरी एक ही तो बहन थी जिसे मैंने बड़े प्यार से पाला था। बकरा ईद वाले दिन मैं ईद की नमाज पढ़कर मैंने बकरे की कुर्बानी की थी। मैं सोच रहा था कि मैं अपनी बहन के घर ये सिरनी लेकर कैसे जाऊं। मैंने अपने दिमाग में ये सोचा कि मैं अपनी बीवी से झूठ बोल देता हूं और अपनी बीवी से कहा कि मैं अपने एक दोस्त के यहाँ सिरनी देकर आता हूँ। मगर मेरी बीवी बहुत तेज़ थी। जब मैं घर से निकलने लगा तो वो मुझे कहने लगी, झूठ बोलने की क्या ज़रूरत थी, तुम सच भी तो बोल सकते थे, अपनी बहन को मिलने जा रहे हो। मैंने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया था। मैं बकरा ईद वाले दिन कोई बहस नहीं करना चाहता था, इसलिए मैं चुप करके अपनी बहन के घर चला गया। सारा रास्ता मेरी आंखों में आंसू बह रहे थे। मैं रास्ते भर लोगों को देखता जा रहा था। सब ने नए नए कपड़े पहने हुए थे और मेरी बहन ने आज के दिन तो नया सूट भी ना पहना होगा। मैंने बकरे का गोश्त तो लिया ही था, उसके बाद फ्रूट भी खरीद लिया था। बहन के घर खाली हाथ जाना भी अच्छी बात नहीं थी। पहले भी उसकी सास बहुत खड़ूस थी, बात बात पर उसे गरीबों की ताने देती थी। अब तो उसके शौहर की भी मौत हो गया था, जो उसकी साइड लेकर अपनी माँ को चुप करवा देता था। खैर मैं अपनी बहन के घर पहुँच चुका था, मगर वहाँ गया तो एक तमाशा खड़ा था। मेरी बहन का सारा ससुराल जमा था और वे लोग मेरी बहन को मारपीट कर रहे थे। ये देखकर मेरी आंखें खुली की खुली रह गई थी। फिर मेरी बहन की सास ने मुझ पर एक ऐसा धमाका किया कि मेरा दिमाग चकरा कर रह गया। वह कहने लगी कि रात को तेरी बहन का आशिक चुपके से उससे मुलाकात करने आया था। मैंने खुद तेरी बहन को रंगे हाथों पकड़ा है। अभी मेरे बेटे को गुजरे 3 महीने भी नहीं हुआ है और उसने रंगरलियां मनानी शुरू कर दी है।
मुझे तो पूरा यकीन है कि मेरे बेटे की मौत की वजह भी यही है, इसलिए मैं अब उसे ज़्यादा बर्दाश्त नहीं करूँगी। मैंने तो ये सोचकर उसे घर में जगह दी थी कि मेरे बेटे की विधवा है, लेकिन उसने तो हमारी इज्जत को ही खाक में मिलाकर रख दी है और हमारी इज्जत पर दाग भी लगा दिया। हमारे घर में जवान बच्चियाँ मौजूद है। अब तुम अपनी बहन को अपने साथ ले जाओ। मैं अपनी बहन की सास की बातों पर बहुत हैरानी से अपनी जवान बहन को देखा था, जिसकी नंद ने उसे इस तरह मारा था। उसका चेहरा सुर्ख पड़ गया था, कपड़े जगह जगह से फट चुके थे। मैंने अपनी बहन की सास को समझाने की बहुत कोशिश की, आपको कोई गलतफहमी हुई होगी, लेकिन वह तो हमारे खानदान पर ही कीचड़ उछाल रही थी। उनका कहना था कि उन्होंने मेरी बहन हाजरा को किसी गैर मर्द के साथ खुद पकड़ा है। मैंने बहन की तरफ देखा तो उसने चुप से अपनी आंखें नीचे कर ली थी और अपनी सास के इल्ज़ाम को झुटलाया तक नहीं था। मैंने हाजरा से पूछा कि क्या तुम्हारी सास सच कह रही हैं, लेकिन वह फिर भी खामोश थी। उसकी खामोशी उसे गुनहगार साबित कर रहे थे। उसके ससुराल वालों ने उसको बालों से पकड़कर मेरे सामने फेंक दिया था और कहने लगे कि उस बदजात को अपने साथ ही ले जाओ, मरता क्या न करता। मैं अपनी बहन का हाथ पकड़कर उसे अपने घर ले आया। मेरी बीवी जो घर में बैठी थी, जब उसने मेरे साथ मेरी विधवा बहन को देखा तो खूब हंगामा किया और कहने लगी, पहले ये अपने शौहर को खा गई और अब आप उसे हमारे घर लेकर आ गए हैं। उसके ससुराल वाले तो उसे रखना ही नहीं चाहते थे, क्योंकि उन्हें अपने बेटे की जायदाद वाला हिस्सा उसे देना पड़ता। आपको उसे वहीं छोड़ देना चाहिए था। अब मैं अपनी बीवी को क्या बताता कि उसकी सास ने उस पर क्या इल्ज़ाम लगाया था। मैंने अपनी बीवी से कह दिया कि कुछ साल ये यहीं रहेगी, फिर उसकी दूसरी शादी का बंदोबस्त कर दूंगा। ये बात मेरी बीवी को बर्दाश्त तो ना हुई थी, लेकिन मजबूरन चुप कर गई थी। हमारे घर में 2 ही कमरे थे और एक आंगन था। बहन की शादी के बाद उसका कमरा हमने अपने बच्चों के हवाले कर दिया था, इसीलिए जब हाजरा आई तो उसके लिए कोई कमरा नहीं था। मैंने अपनी बीवी से कह दिया कि उसे बच्चों के साथ ही एडजस्ट कर दो, लेकिन मेरे बच्चों ने साफ मना कर दिया। कहने लगे, पापा आप बुआ को अपने कमरे में रख लीजिए। अब मैं अपनी बहन को अपने कमरे में कैसे रखता, इसलिए मेरी बीवी कहने लगी, हाजरा के लिए मैं आंगन में चारपाई डाल दूंगी, वह आराम से सो जाएगी, आप फिक्र ना करें। ये बात मुझे अच्छी तो नहीं लगी थी, लेकिन मेरे घर में मेरी बीवी की ही चलती थी, इसलिए मैंने कुछ ना कहा और हाजरा भी चुप रह गई। मैं अब तक समझ नहीं पाया था कि जो इल्ज़ाम हाजरा की सास ने उस पर लगाए थे, हाजरा ने उन लोगों से अपने सफाई में कुछ क्यों नहीं कहा था, क्यों नहीं बताया कि उसका कोई आशिक नहीं है। क्या हाजरा की सास सच कह रही थी? इन सवालों ने मुझे बहुत परेशान कर दिया था, मगर मैंने अपनी इस परेशानी को अपने चेहरे पर नहीं आने दिया था, क्योंकि अगर मेरी बीवी को इस बारे में पता चल जाता तो वह तो हाजरा को आंगन में भी जगह देने को तैयार न होती, बल्कि उसे घर से ही निकाल देती। हाजरा को आए हुए 2 दिन गुजर गया था। मेरी बीवी ने सारे घर की जिम्मेदारी उस पर डाल दिए। रसोई से लेकर सफाई का काम उसके हवाले करके मेरी बीवी बेफिक्र हो गई थी और हाजरा भी चुप से सारे घर के कामकाज करने लगी, क्योंकि उसे भी मेरी बीवी की फितरत का अच्छी तरह से पता था। ये सब बातें मुझे अच्छी तो नहीं लगती थी, लेकिन मैं फिर भी एक शब्द कहने की हिम्मत नहीं रखता था, इसलिए अपनी बहन को नौकरानी बनते देखने लगा था। एक दिन मैं काम पर से लौटा तो मेरी बीवी बहुत अजीब सी बात करने लगी और कहा कि मुझे हाजरा के रंग ढंग बिल्कुल भी ठीक नहीं लगता। ऐसा लगता है जैसे शोहर के मरने के बाद वे आवारा हो गई है। अपनी बीवी के मुंह से ये बात सुनकर मैं गुस्से से उसे देखने लगा और कहा कि क्यों इस तरह की बातें कर रही हो। मेरी बहन विधवा है, अभी उसकी इद्दत ख़त्म नहीं हुई है और तुम उसके बारे में ये सब बातें कैसे कर सकती हो। मेरी बीवी ने मुंह बनाया और कहने लगी, मैं ये सब सच कह रही हूँ जो मैंने अपनी आंखों से देखा है। अगर मेरी बात पर विश्वास नहीं करना तो ना करो, जल्दी ही तुम्हें खुद हकीकत का पता चलेगा, तब बैठकर अपना सर पीटना। मैंने गुस्से में पूछा था, आखिर तुम कहना क्या चाहती हो। वह कहने लगी, तुम्हारी बहन किसी से छुप छुप कर मुलाकात करती है, जल्दी कोई रिश्ता देखो और उसे यहाँ से चलता करो, उससे पहले कि बदनामी का ढोल हमारे सर बज जाए। बीवी की बात पर मुझे हाजरा की सास की भी बात याद आ गई थी। कुछ ऐसा ही उन्होंने भी कहा था। कुछ देर के लिए मैं बिल्कुल ही चुप हो गया और फिर अपनी बीवी से कहा कि हाजरा की इद्दत पूरी होने दो, उससे पहले मैं उसकी शादी का सोच भी नहीं सकता हूँ। मेरी बीवी बड़ी ज़ोर से हंसी और कहने लगी, तुम्हें उसकी इद्दत का ख्याल है, लेकिन उसे अपनी इद्दत की परवाह नहीं। तुम बैठकर यही सोचते रहो और तुम्हारा मुंह काला करके निकल जाएगी और हम हाथ मलते रह जाएंगे। बहुत कड़वे शब्द में ये बात कह रही थी। मेरी बीवी बच्चों के कमरे में चली गई थी और मैं सोच में डूब गया था। क्या वाकई मेरी बहन का किरदार ठीक नहीं था? क्या उसका किसी के साथ कोई चक्कर था? या कैसे मुमकिन था? उसकी सास और मेरी बीवी दोनों एक ही जैसी बातें कर रहे थे,
जबकि मैंने तो अपनी बीवी को ये तक नहीं बताया था मैं हाजरा को उसके ससुराल से क्यों लाया हूँ। मैंने सोच लिया था मैं अकेले में हाजरा से बात करूँगा और पूछूंगा ये क्या मामला है। और फिर 4 दिन बीत गए थे, मुझे मौका मिल गया और मेरी बीवी बाजार गई थी, बच्चे ट्यूशन गए थे, घर पर मैं और हाजरा ही थे। हाजरा मेरे लिए चाय लाई तो मैंने उसे अपने पास बिठा लिया और पूछा कि उस दिन तुम्हारी सास क्या कह रही थी, तुमने ऐसा क्या किया था, उन्होंने तुम पर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया। मेरी बात सुनकर वह थोड़ी सी सर झुका गई, बिल्कुल चुप रही और एक शब्द भी ना बोली। मैंने कहा हाजरा इस तरह तुम्हारी बहुत बदनामी होगी, हाजरा इस तरह तुम्हारी बहुत बदनामी हो जाएगी, तुम बताओ आखिर ऐसा क्या हुआ था। हाजरा ने एक नज़र मुझ पर डाली और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और वह उठकर चली गई। उसकी चुप्पी मुझे बहुत ज़्यादा चुभ रही थी। अगर वो मुझे खुलकर सारी सच्चाई बता देती तो मैं अपनी बीवी का मुकाबला भी करता, लेकिन उसकी खामोशी तो उसे ही चोर साबित कर रहे थे। मेरे बहुत पूछने पर भी उसने कुछ नहीं कहा था और फिर ऐसे ही दिन बीतने लगे थे। एक रात मैं अपने कमरे से निकला तो मैंने देखा कि हाजरा आंगन में चारपाई पर मौजूद नहीं थी। मैंने उसे यहाँ वहाँ देखा लेकिन मुझे कहीं नज़र नहीं आई और फिर थोड़ी देर के बाद छत की सीढ़ी उतरकर नीचे आ रही थी। मैंने उससे हैरानी से पूछा कि तुम इतनी रात को छत पर क्या करने गई थी। मुझे देखकर पहले तो वह घबरा गई और फिर कहने लगी बस ऐसे ही दम घुट रहा था तो छत पर चली गई थी। उसकी ये बात मुझे हजम नहीं हुई थी। वह तो वैसे ही खुले आंगन में सोई थी, उसे छत पर जाने की क्या ज़रूरत थी। मुझे लग रहा था मेरी बीवी और हाजरा की सास ने ठीक ही कहा था, उसका मामला कुछ और ही था। लेकिन जब तक मेरे पास कोई सबूत ना होता मैं अपनी बहन से ऐसी कोई बात नहीं करना चाहता था। कुछ दिन और बीते, फिर एक दिन मेरी सास की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। मेरी बीवी कहने लगी मैं अपनी माँ के घर रहने जा रही हूँ, लेकिन बच्चों के इम्तिहान हैं इसलिए बच्चे यहीं पर रहेंगे, हाजरा बच्चे संभाल लेगी। मैंने कह दिया कि ठीक है चली जाओ और फिर वह चली गई। मौसम कुछ बरसात का बन रहा था इसलिए उसके जाने के बाद मैंने हाजरा से कहा ऐसा ना हो आधी रात को बारिश हो जाए, पहले ही मैं तुम्हारे बिस्तर अपने कमरे में लगा देता हूँ, तुम सुकून से मेरे कमरे में सो जाना। हाजरा रसोई समेट कर निकली थी। मेरी बात पर राजी हो गई और फिर मैंने हाजरा की चारपाई अपने कमरे में ही डाल दी थी। आधी रात को मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे हाजरा जाग रही हो और उसकी चारपाई हिल रही हो। कमरे में पूरा अंधेरा था इसलिए मैं ये सोचकर चुप से अपने बिस्तर पर लेटा रहा, शायद उसे भी मेरी तरह नींद आ रही होगी। कुछ देर तक उसकी चारपाई पर हलचल होती रही, फिर सन्नाटा छा गया तो मुझे भी नींद आ गई। अगली सुबह जब सब कुछ मामूली के हिसाब से था मगर हाजरा की आंखें सुर्ख लाल हो रही थी, शायद जागने की वजह से ऐसा हुआ था, इसलिए मैंने उसे कुछ न पूछा। लेकिन फिर अगली रात भी मुझे ऐसे ही महसूस हुआ जैसे हाजरा अपनी चारपाई पर कुछ कर रही हो, लेकिन मैं चुप रहा। फिर तीसरे दिन जाकर मुझसे रहा नहीं गया कि हाजरा इतनी रात को क्यों जाग रही है और वे क्या करती है। मैंने मोबाइल की टॉर्च जला दी और सामने का मंजर देखकर मैं शर्म से पानी पानी हो गया। रात के अंधेरे में मेरी बहन अपनी चारपाई पर बैठी एक सूखी रोटी तोड़कर खा रही थी। मैंने अपनी बहन को इतनी कड़क बासी रोटी खाते हुए देख रहा था। मैं उठकर उसके सिरहाने पहुंचा। वह घबराकर अपने दुपट्टे में रोटी छुपा गई थी। मैंने हाथ से उसका दुपट्टा हटाया, उसमें एक बासी रोटी थी। वह मुझसे नज़रें चुरा रही थी जैसे उसकी चोरी पकड़ी गई हो, उसने कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया हो। मैंने हैरानी से पूछा हाजरा ये क्या है, अगर तुम्हें भूख लगी थी तो ढंग से खाना खा लेती, ये क्या कर रही हो तुम। मेरी बात पर वह रो पड़ी और रोते हुए कहने लगी मुझ पर भाभी ने खाना खाने के लिए पाबंदी लगा रखी है, मैं बचा हुआ खाना ही खाती हूँ, मुझे रातों को भूख लग जाती है इसलिए बासी रोटी तकिया के नीचे छुपा लेती हूँ और फिर चुपके चुपके आधी रात को खा लेती हूँ। उसकी बात सुनकर मेरा दिमाग घूम गया था और उससे कहा कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम्हारी भाभी तुम्हें ढंग से खाना खाने नहीं देती। वह नज़रें झुका गई और कहने लगी असल में भाई ये बात मैंने आज तक किसी को नहीं बताई, लेकिन अपने शौहर कमाल के मरने के एक दिन पहले ही मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ। कमाल ने कहा था ये खबर खुद सबको हम सुनाएंगे, इसलिए मैंने किसी से कुछ नहीं कहा और फिर उसका इंतकाल हो गया। मुझे इतना सदमा पहुंचा कि मुझे ये भी याद न रहा कि मैं उम्मीद से हूँ। मुझ पर तो क़यामत गुजर गई थी और फिर जब कुछ दिन के बाद मैं संभली तो मेरे ससुराल वालों का ये रवैया मेरे साथ इतना बुरा था कि मैं चाह कर भी उन्हें नहीं बता सकी कि मैं उम्मीद से हूँ। मगर मेरी तबीयत कुछ ख़राब रहने लगी, हर वक्त मुझे दम घुटने का एहसास होता था। ऐसे ही एक दिन मैं अपने ससुराल की छत पर गई। मुझे नहीं मालूम था कि मेरी ननद ने अपने किसी आशिक को मिलने के लिए बुलाया होगा। इत्तेफाक से मेरी सास ने मुझे छत पर जाते देख लिया था और वह मेरे पीछे चली आई।
मेरी ननद तो अंधेरे में कहीं छुप गई, लेकिन उसके आशिक के साथ उन्होंने मुझे देख लिया और फिर मुझ पर ही बदकिरदारी की इल्ज़ाम लगा दिया। मेरी वही ननद सबसे आगे बढ़ चढ़कर मुझे मारने पीटने लगी और उसने अपना गुनाह मेरे सर डाल दिया था। मैं किसी को कुछ नहीं कह पाई थी और मुझे घर से भी निकाल दिया गया था। जब मैं यहाँ आई तो मैं चाहती थी कि आपको और भाभी को इस बारे में बताऊं, लेकिन भाभी तो मेरा ही बोझ उठाने को राजी नहीं थी। अगर उन्हें पता चल जाता कि मैं उम्मीद से हूँ तो न जाने वह क्या करती। मेरे दिल में ये डर बैठ गया था वो मेरा ऑपरेशन करवाने का कहेंगी और उसके बाद मेरी दूसरी शादी कर देंगे। इसलिए मैंने ये हकीकत छुपा ली, क्योंकि मैं अपना बच्चा नहीं खोना चाहती थी। मुझे कमाल से बहुत मोहब्बत थी और ये बच्चा उसी की निशानी है। अब मुझे इस हालत में बहुत भूख लगने लगी थी। कभी मेरा दम घुटता था तो मैं छत पर चली जाती, कभी चुप चुप कर खाना खाने की कोशिश करती। आपको तो पता है, पड़ोस में मेरी दोस्त इकरा रहती है। मैंने उससे अपने प्रेग्नेंट होने का बताया था, इसलिए जब मुझे भाभी खाने को नहीं देती थी तो वो मुझे कुछ ना कुछ खाने को दे जाती थी। भाभी को लगता है कि मैं छुप छुप कर किसी से मिलती हूँ और कोई नहीं है। वो मेरी सहेली इकरा है जो मेरे लिए खाने का इंतज़ाम कर देती है। मैं आपको ये बात इसलिए नहीं बता सकी क्योंकि अगर मैं ये सच्चाई आपको बता देती तो आपका घर खराब हो जाना था। मेरी वजह से आप भाभी से झगड़ा करते और भाभी की तो आदत ही ऐसी है, वह फ़ौरन घर छोड़कर चली जाती हैं। मैं नहीं चाहती थी मेरे बाद आपका घर भी टूट जाए, इसलिए मैं चुप रही। और अब ये बच्चों की बचाई हुई रोटी मैंने तकिए के नीचे छुपा दी थी ताकि रात को इसे खाकर मुझे सुकून की नींद आ जाए। अंदाज़ा नहीं था कि आपको पता चल जाएगा। ये कहकर हाजरा बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगी थी और मैं आगे बढ़कर अपनी बहन को सीने से लगा लिया था। मैं अपने आप पर काबू खो बैठा था, खुद भी फूट फूट कर रोने लगा था। मुझे मालूम नहीं था कि मेरे ही घर में मेरी बहन पर क्या जुल्म हो रहा है। उसने तो इतनी बड़ी सच्चाई मुझसे छुपा रखी थी। ये सब बातें तो मेरी बहन को उससे पहले ही बता देना चाहिए था, मगर वह मुझ पर विश्वास कैसे करती। कब मैंने खुद को अच्छा भाई साबित किया था, कब मैंने उसे दुनिया वालों से बचाया था। उसके विधवा होने पर भी मैंने उसे ससुराल वालों के रहमो करम पर छोड़ आया था और अब उसे घर लाया तो वह भी बहुत मजबूरी में लाया था। मैंने तो उसे अपने घर में हिफाजत भी नहीं दे सका था। कभी उससे नहीं पूछा था कि वह क्या खाती है, कैसे गुजारा करती है अपना। उसे किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है। अपने घर लाने के बाद मैंने उसकी तरफ से आंखें बंद कर ली थी, ये जानते हुए भी कि मेरी बीवी का रवैया उसके साथ कैसा है। मैंने कभी उसे दो बोल मोहब्बत के नहीं बोले थे। मुझे अपनी हर गलती और कोताही का एहसास हो गया था। मैंने उससे वादा किया था मैं उसका बहुत ख्याल रखूँगा, मैं खुद उसके बच्चे की जिम्मेदारी उठाऊँगा। सारी रात में उसके साथ बैठकर उसे दिलासा देता रहा। मैं खुद अपने हाथों से अपनी बहन को खाना बनाकर खिलाया था। मैंने फैसला कर लिया था जब मेरी बीवी आएगी तो मैं उसे दो टूक बात करूँगा। अगर वो मेरे साथ रहना चाहती है तो उसे मेरी बहन को भी इज्जत और मोहब्बत देना होगी, वरना अपने घर वापस लौट सकती है। और एक हफ्ते बाद जब मेरी बीवी लौट कर घर आई, मैंने उसको सामने बिठाया और खुद उसे बताया कि हाजरा प्रेग्नेंट है। ये सुनकर वह गुस्से में आ गई, कहने लगी अगर ऐसा ही है तो उसका बच्चा नुकसान करवा देना चाहिए। उसके बच्चे की जिम्मेदारी कौन उठाएगा, और एक बच्चे की माँ से तो कोई आसानी से शादी नहीं कर सकता। मैंने गुस्से से हाजरा को देखा और कहा कि अब मुझे दुनिया की परवाह नहीं है, मैं वही करूँगा जिसमें मेरी बहन की खुशी होगी। वह अपना बच्चा रखना चाहती है तो मुझे कोई हक नहीं पहुँचता कि मैं उसकी ज़िंदगी का फैसला करूं। और ये घर मेरे माँ बाप का है और इस पर हाजरा का पूरा हक है। मेरा दिमाग गर्म देखकर मेरी बीवी एकदम चुप हो गई। पहली दफ़ा मैंने उससे ऐसे शब्द में बात की थी। मैंने उससे कहा कि तुम्हें हाजरा और उसके बच्चे से कोई परेशानी नहीं होगी। जल्दी ही मैं ऊपर एक छोटा सा कमरा बनवा कर हाजरा को दे दूंगा। ना ही वो तुम्हारी नौकरानी है और ना ही तुम उसकी सेवा करोगी, इसलिए तुम अपनी ज़िंदगी गुजारना, वह अपनी ज़िंदगी गुजारेगी। जब उसके लिए कोई अच्छा रिश्ता आएगा तो मैं खुद उसकी शादी कर दूंगा। ये कहकर मैंने बात ही ख़त्म कर दी थी। हाजरा जो दूर खड़ी थी उसके चेहरे पर सुकून आ गया था, क्योंकि मेरी बीवी मेरे ऐसे गर्म रवैये की वजह से बिल्कुल चुप हो गई थी। वह जान गई थी कि अब उसकी कोई धमकी मुझ पर नहीं चलेगी। उस दिन के बाद से मेरी बीवी का रवैया भी बहन से बहुत अच्छा हो गया था। फिर मेरी बहन ने एक छोटे से बेटे को जन्म दिया था। मेरे घर में बिल्कुल सुकून था। 1 साल बाद मेरे कज़न असलम की माँ ने अपने बेटे के लिए हाजरा का रिश्ता मांगा तो मैंने उसकी शादी असलम से कर दी। आज वह अपने घर में और हम अपने घर में हंसी खुशी रह रहे हैं। मुझे तो इस किस्से में सारी अपनी ही गलती लगती है, क्योंकि अगर मैंने अपनी बीवी की इतनी ना सुनी होती आज मेरी बहन के साथ ये सब कुछ ना हुआ होता।
और उसको विधवा हो जाने के बाद ही अपने घर लेकर चला आता तो आज उसकी मजबूरी का फ़ायदा किसी को नहीं उठाना था। उसकी सास नंद ने भी मेरी बहन की मजबूरी का फ़ायदा उठाकर उससे मारपीट की और मेरी बीवी उस पर हुक्म चला रही थी। ये सब तो मेरी ही गलती थी। तो आप लोग बताइए कि मुझे आप लोग कौन सी सज़ा देंगे। ऐसे कई घरों में ऐसे ही माँ बहनें जहाँ पर इस तरह का अत्याचार होता रहता है और उनके पीछे बोलने वाला कोई नहीं होता, क्योंकि उनके खुद के अपने ही लोग होते हैं जो उन पर इस तरह के अत्याचार करते हैं। आप लोग बताइए कि आप लोग मेरे बात से सहमत हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अपनी कल की एक नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों।